अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी शाकिर शेख। आई होप आप सभी आदात खैरियत से होंगे। तो आइए बिला ताखिर आज के इस लेसन नंबर 16 को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन नंबर 16 के अंदर हम मेंटेनेंस ऑफ लेजर्स विद देयर ग्रुप्स को पढ़ेंगे, खाते और उनके ग्रुप्स। आज के इस लेसन नंबर के अंदर आपको ग्रुप्स और लेजर्स के बारे में बताया जाएगा। पीछे हमने लेसन नंबर 15 के अंदर वॉचर्स के बारे में पढ़े थे। उसके अंदर हमने रिसिप्ट वॉचर, पेमेंट वॉचर, इसी तरह कॉन्ट्रा वॉचर वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेसन नंबर 16 के अंदर हम खाते और उनके ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं। पीछे हमने वॉचर्स, उसका माने भी, उसके मीनिंग भी, वॉचर के माने खाते, इसी तरह लेजर्स के माने भी खाते हैं, लेकिन ये लेजर्स अलग ही चीज है। आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है पहले नंबर पर परचेस, इसी तरह परचेस रिटर्न, इसका ग्रुप जो होगा ये परचेस होगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अपना नोट्स तैयार किया, उसके अंदर हमने अपने बिल, इसी तरह अपने दुकान या शॉप, फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी है, या इसी तरह हमारी बुक शॉप है, या इसी तरह हमारी किसी भी चीज़ की शॉप है, उसके अंदर जब हम टेली को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने हिसाबो किताब के लिए, बल्कि अपने हिसाबो किताब को कॉपी या डायरीज में नोट कर रहे हैं, उस वक्त हम अगर अपने कंपनी के अंदर या अपने शॉप के अंदर अगर अपने हिसाब को इस तरह रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 10% से माल सेल किया। अब इस सूरत में अगर कोई शख्स आ गया और आपसे मालूम करने लगा, हो सकता है आपका ओनर आपसे मालूम करने लगे कि भाई हमें ये बताओ कि आज के दिन में या हमारा महीने के अंदर कितना परचेस हुआ है, किस किस से हुआ है, हमने महीना के अंदर किससे सेल किया है, कितने का सेल किया है, या इसी तरह हमारा बैंक से जो काम था हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है या बैंक से कितना निकाला है, या इसी तरह हमारा कर्ज महीना के अंदर किस पर कितना बढ़ता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इन तमाम को आप कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी के अंदर इस तौर पर रखते हैं कि एक ही पेज में या एक ही सफ़े में या इसी तरह बाकी सब सफ़े में एक ही जगह तमाम चीज़ को बगैर डेट के, बगैर किसी चीज़ के, परचेज को, सेल को, बैंक को, लोन लिबिलिटीज़ वगैरह तमाम को एक जगह नोट कर देते हैं कि आज इतने का सेल हुआ, इतने का परचेस हुआ, आज हमने बैंक में इतना रुपया डिपॉजिट किया या इतना रुपया बैंक से निकाला। ये तमाम चीज़ें अगर आप एक ही नोट में लिख देंगे और आपसे ओनर आके पूछे कि भाई हमें ये बताओ कि हमने इस हफ्ते में कितने लोगों से परचेस किया है, कितने लोगों से माल बेचा है, कितने को माल बेचा है, या कितना बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, या कितने का कर्ज है, तो आप परेशान होंगे, इधर उधर तलाश करेंगे। लेकिन आपको खुशी होगी ये सुनकर कि टेली वालों ने एक अच्छा ऑप्शन रख दिया है कि अगर आप लेजर्स को जानने के बाद ग्रुप्स वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद आप एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर परचेस, परचेस रिटर्न, उन तमाम का ग्रुप एक होगा। परचेस से रिलेटेड जो होगा वो परचेस ग्रुप के अंदर आएगा, खा परचेस हो या परचेस रिटर्न हो। इस तरह सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगे वो तमाम सेल के ग्रुप में आ जाएंगे। इसी तरह बैंक के रिलेटेड वो तमाम चीज़ें बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह लोन लिबिलिटीज़, हमने किसी से कर्ज लिया, वो तमाम के तमाम एक लिस्ट की शक्ल में आप के सामने आ जाएगा। आपको एक मिसाल देकर अपने इस लेसन को ऑफिशियली शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम टेली के अंदर इस तौर पर करेंगे, हम जाकर टेली के अंदर जानेंगे भी कहाँ पर ग्रुप्स होते हैं, कहाँ पर हम ग्रुप बनाना है, कहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि टेली के अंदर ऐसा है कि अगर आप ग्रुप बना लिए, लेजर बना लिए, उसके अंदर आपने सबका अलग अलग ग्रुप रख दिया। अब बाद में आपको मालूम चलेगा, अगर ओनर आके आपसे पूछता है कि हमें महीने का ये दिखाओ कि हमने कितने शख्स से सेल किया है, कितने से माल बेचा है, उसके अंदर आप जाकर अपना एक खाता खोलेंगे। उसके अंदर आप ओनर को आसानी से बता सकते हैं कि हमने इतने शख्स से आज सेल किया है, इतने शख्स से इस महीने के अंदर परचेस किया है। उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको तलाश करना पड़ेगा, परचेस में जाए फिर सेल में जाए, इधर उधर जाकर तमाम को आपको टाइम लगेगा। बल्कि आप परचेस में जैसे जाएंगे वहाँ पर आपके सामने परचेस, परचेस रिटर्न, परचेस से जो भी रिलेटेड होगा खुलकर सामने आ जाएगा कि हमने साल के अंदर, महीने के अंदर, जिस एतबार से आप चेक करना चाहते हैं सब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसी तरह सेल से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएगा। तो आज के सबक का खुलासा ये होने वाला है कि हम इसके अंदर लेजर्स को जानेंगे और ग्रुप्स को जानेंगे
कि लेजर्स जो है, इसी तरह परचेज, सेल, रिटर्न, ये जो लेजर्स है इसके ग्रुप क्या होंगे, इसी तरह परचेज रिटर्न, इसी तरह बैंक, करेंट असेट्स, इसी तरह बाकी जो चीजें है उसकी जो ग्रुप है वो क्या होने वाली है। तो आइए आज के सेशन नंबर 16 को ऑफिशियली शुरू करते हैं। आज हम खाते और उनके ग्रुप को जानने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर जो दिया गया है लेदर्स नेम, यहाँ पर इस साइड में जो है वो सिर्फ लेदर्स के नेम है, यानी खाता का नाम है, और इस साइड में है उसके ग्रुप्स के नाम है। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं परचेस और परचेस रिटर्न। जब आप किसी से परचेस करेंगे या इसी तरह किसी से परचेस रिटर्न, कोई सामान आपने खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, यह हो सकता है कि उस माल के अंदर डैमेज हो, वो माल डैमेज हो, या उस माल के अंदर कोई भी खराबी हो जिसकी वजह से आप वापस कर रहे हैं, तो इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप जो होगा परचेस रिटर्न का, ये ग्रुप जो होगा ये परचेस ही होगा। अब आपको यहाँ पर एक डाउट्स या इसी तरह दिमाग के अंदर कोई इश्काल या एतराज होगा कि यहाँ पर जब परचेस रिटर्न आ गया तो इसका नाम ही परचेस क्यों हुआ, ग्रुप का नाम जो है वो परचेस क्यों हुआ, वो अलग नाम रख देते ताकि हमें अलग ही नाम रख भी सकते थे। लेकिन उसका जवाब ये है कि यहाँ पर ये जो मैचिंग नाम रखा गया है परचेस रिटर्न का जो ग्रुप होगा वो परचेस होगा, वो आपकी सहूलत के तौर पर रखा गया है कि आप फौरन जाकर उसके अंदर अपने परचेस रिटर्न से रिलेटेड तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, सेल और सेल रिटर्न। जब आप किसी को माल बेचेंगे या हो सकता है कि आप अपने कंपनी से बाहर 2 लाख 20 लाख जितने भी माल बेच रहे, बाहर सेल कर रहे हैं, उसके अंदर आप उस माल में से आपके पास 10 लाख का माल वापस आ गया। जब माल आप सेल कर रहे हैं और माल सेल करने के बाद जब आपके पास माल रिटर्न आता है, तो हो सकता है कि उस माल के अंदर कोई खराबी हो, किसी खराबी की वजह से आपके कंपनी के अंदर, शॉप के अंदर वो माल वापस आ रहा हो सकता है आपसे ओनर ये सवाल कर ले कि हमारे कंपनी में महीने में कितने सेल रिटर्न हुए हैं, यानी कितने शख्सों ने हमारे माल को वापस किया है, हमें दिखाओ, और किस वजह से उसने वापस किया है, क्या खराबी थी हमें बताओ, ताकि हम अपने कंपनी को अच्छा बना सके, अपने शॉप को अच्छा बना सके, ताकि इसका नाम ऊंचा हो सके और हमारी कंपनी तरक्की करे। कि हमारे अंदर जो कमी है, कंपनी के अंदर हमारे माल के अंदर जो कमी है, कमी को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, उस कमी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर जब सेल होगा या सेल रिटर्न होगा, पीछे हमने तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा, सेल किसे कहते हैं, परचेस किसे कहते हैं। अगर अभी तक आपने उन लेसन को नहीं देखा है, पहले जाके आप उस लेसन को देखें, उसके बाद आगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे उतनी तशरीह करने की, उतना एक्सप्लेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑफिशियली मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने तमाम चीज़ों को खोलकर बयान कर रहा हूँ कि जो सेल होगा या सेल रिटर्न होगा, इसका जो ग्रुप्स होगा वो सेल होगा। ताकि अगर हमें सेल रिटर्न के बारे में देखना है या इसी तरह सेल के बारे में देखना है, तो जाकर डायरेक्ट सेल ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि हमने कितना माल सेल किया है, किस किस से किया है और क्या क्या सेल किया है, वो तमाम चीज़ें आप सेल रिटर्न में देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बैंक के बारे में। बैंक अकाउंट, इसके अंदर करेंट अकाउंट, इसी तरह सेविंग अकाउंट, ये जो बैंक से रिलेटेड जो भी काम होगा वो तमाम उसका ग्रुप एक अलग होगा, वो बैंक के नाम से होगा। अब बैंक में माल, बैंक को पैसा दे रहे, बैंक से पैसा ले रहे, जो भी ताल्लुकात बैंक से होंगे वो बैंक का एक अलग ही अकाउंट होगा। आप चाहेंगे कि बैंक में हमने महीना का कितना रुपया दिया है, इसी तरह बैंक से हमने कितना रुपया निकाला है, वो तमाम जाकर अब बैंक वाले खाते में ग्रुप्स में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 2 चीज़ें दिया गया है, करेंट अकाउंट, इसी तरह सेविंग अकाउंट, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। करेंट अकाउंट ये जो होता है, कोई बड़ी कंपनी है या कोई शॉप वगैरह है या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है, ख़ास तौर पर ये करंट अकाउंट वही लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी को वो लोग खुलवाते हैं, इसलिए कि करंट अकाउंट में बहुत ही फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं, इस करंट अकाउंट को बनाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इसके अंदर बहुत सारे पेपर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे उस अकाउंट को खुलवाने में, करंट अकाउंट को खुलवाने। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है करंट अकाउंट का कि आप इसके अंदर महीना का चाहे तो मतलब कम बैंक से बहुत ही ज़्यादा लोन ले सकते हैं या बैंक से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो एक कंपनी के नाम पर खोला गया। इसी तरह जो होता है, अगर आपके यहाँ ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, अगर आप करंट अकाउंट नहीं खोले हुए हैं और माल का हेरा फेरी हो रहा है, आप किसी के बैंक अकाउंट में या किसी के फ़ोन नंबर पर 2 लाख 3 लाख आप रुपया इस तरह भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके यहाँ इनकम टैक्स आ जाए और आपके घर पर या आपके शॉप या कंपनी पर छापा मार दे। लेकिन ये करंट अकाउंट जब आपका रहेगा, बना हुआ रहेगा, जब बैंक से रिलेटेड रहेगा, तो इसके अंदर ये फ़ायदा होगा कि इनकम टैक्स वगैरह वाले जब आपके घर पर आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं कि हमारा बैंक से रिलेटेड ये चीज़ें है, हम इतना चीज़ बैंक से रिलेटेड रखते हैं। मतलब हमारी एक जो है, हमने करंट अकाउंट बना रखी है जिसकी वजह से इनकम टैक्स वाले आपसे ज़्यादा जो है
आपका फ़र्क ना पड़ेगा। लेकिन आप सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट उसको कहते हैं जो हम आम लोग, जो मामूली पर्सन वगैरह होते हैं, जो अपना एक अलग अकाउंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक अलग अकाउंट रख दिया, हमारा एक भाई का अलग अकाउंट है, या इसी तरह हमारे साथी वगैरह का जो एक अलग अकाउंट होता है, जो मामूली पर्सन का होता है, जो आम लोगों का होता है, जो हम अपने ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं, उसको सेविंग अकाउंट करते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, खुलासे के तौर पर समझ लीजिए, करंट अकाउंट जो है उसके अंदर वो किसी कंपनी के लिए होती है, या शॉप के लिए, या यूनिवर्सिटी, इसी तरह बाकी चीज़ों के लिए भी होती है। लेकिन सब सेविंग अकाउंट जो होता है वो आम होता है, कोई एक पर्सन खोलता है, लेकिन उसका जो होता है शॉप वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता अगर देखा जाए तो, बल्कि वो इंसान अपने लिए पर्सनल खोलता है। जैसे हम लोग खुद अपने फोन पे, गूगल पे वगैरह चलाते हैं, वो हमारा करंट अकाउंट नहीं होता, बल्कि वो सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है वो कंपनी वगैरह या इसी तरह शॉप वगैरह के नाम पर खोला जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे जब आपको कोई फ़ोन पे करता होगा या गूगल पे करता होगा तो उसके अंदर खुद किसी कंपनी का नाम आता होगा, या इसी तरह जब आप का सेविंग अकाउंट है तो उसके अंदर भी आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम, आप जो नाम रखेंगे वो शो कर देगा। लेकिन करंट अकाउंट में तो उमूमन जो है वो कंपनी का नाम ही आता है, या शॉप का नाम आता है, या यूनिवर्सिटी का नाम आता है। जैसे हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल वक्फ, जब ये दो खाते हैं दारुल वक्फ दारुल के, तो इन दोनों के जो है ये करंट अकाउंट होंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और इन दोनों का जो है ये करंट अकाउंट है। और इसके अंदर जब भी पेमेंट होगा या किसी को पैसा भेजेगा या पैसा आएगा उसके पास, तो वहाँ पर जो होगा वो करंट अकाउंट वो खुद उस कंपनी का, यूनिवर्सिटी का नाम शो कर देगा। जैसे दारुल वाले अगर किसी को पे कर रहे हैं, या दारुल वाले को अगर कोई पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दारुल वाले ने किसी को पे किया, तो उसके अंदर खुद दारुल का नाम शो हो जाएगा कि जो करंट अकाउंट जो है ये इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है, इस यूनिवर्सिटी के नाम पर ये खोला गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पर इतनी परेशानी की बात नहीं, सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, बस मैंने आपको यूं ही समझा दिया ताकि आपको आगे चलकर परेशान न हो। बस इतना याद रखिए कि बैंक से जो भी रिलेटेड होगा, बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक में जमा करेंगे, इसका ताल्लुक जो होगा बैंक से होगा, और इसके लिए अलग ग्रुप है वो बैंक से है। आप इसके अंदर जाकर बैंक से रिलेटेड तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बैंक लोन, एनी अदर लोन्स, लोन लिबिलिटीज़, इसका ग्रुप जो होगा ये लोन लिबिलिटीज़ होगा। इसको समझते हैं, बैंक लोन या एनी अदर लोन। यहाँ पर जो हमने बैंक के बारे में पढ़ा, यहाँ पर जो होगा हम बैंक से पैसा लेंगे, बैंक को पैसा देंगे, उसका जो ताल्लुक होगा वो बैंक ग्रुप से होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमने बैंक से लोन लिया है या बैंक को लोन दिया है, जो भी हो सकता है, या एनी अदर लोन, जो जिससे भी हम लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैद से या इसी तरह खालिद या इसी तरह किसी भी पर्सन से लोन लिया, तो उसकी जो ग्रुप होगी वो लोन लिबिलिटीज़ होगी। लोन लिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि एक तरह की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको इस लोन को जल्द उसको पे करना है, और इस जिम्मेदारी से आप छुटकारा चाहते हैं। बस इसका मतलब ये होता है। लिबिलिटीज़ का मतलब तो आप पीछे समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पीछे लेसन्स के अंदर भी लिबिलिटीज़ को पढ़ा था कि लिबिलिटीज़ की मीनिंग आते हैं जिम्मेदारी, कि हमारा किसी पर कर्ज है, मतलब हमने किसी से कर्ज ले रखा है, तो ये जो होगा ये लिबिलिटीज़ होगा, यानी हमें इसे जल्द अदा करना आगा होगा। लोन लिबिलिटीज़ के हमने पीछे 2 किस्में पढ़ी थी, उसी के अंदर अगर आपने अब तक वो लेसन को नहीं देखा है तो जाकर आप उस लेसन के अंदर समझ सकते हैं कि लोन की जो कई किस्में हैं, उसके अंदर आपको लोन लिबिलिटीज़ की 2 किस्में बताई गई थी। उसका आप अच्छी तरह पीछे जाकर लेसन वगैरह के अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें बस यहाँ पर इतना याद रखना है, बैंक लोन या एनी अदर लोन्स, जो भी होगा लोन से जो ताल्लुक रखता होगा उसका ग्रुप जो होगा ये लोन होगा। अब ये ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि आपको आसानी से मालूम चल जाए कि हमने किससे कितना लोन लिया है, कब लिया है। अगर हो सकता है कि आपसे आकर और ये सवाल कर ले, ये पूछ ले कि हमें ये बताओ कि हमने साल भर के अंदर या महीनों के अंदर किससे कितना लोन लिया है और कब लिया है, तो इसके अंदर आप जाकर लोन लिबिलिटीज़ ग्रुप के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमने इससे इतना लोन लिया है और कब लिया है। बस इसके अंदर यही होता है कि आपको हिसाब किताब में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं फ्राइट ऑन परचेस, इसी तरह कैरेज। ये जो है इसका ग्रुप जो होगा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। यहाँ पर हम समझते हैं फ्राइट ऑन परचेस, इसी तरह कैरेज। फ्राइट ऑन परचेस तो उसको कहते हैं जो माल से ताल्लुक़ रखता हो, जो डायरेक्ट खर्चे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, मोबाइल के ज़रिए ही ऑर्डर करते हैं, या आप कहीं से अपना माल भेजवाते हैं, तो जो तमाम खर्चे होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, जो आपके शॉप तक गाड़ी आएगी तो उस गाड़ी के ऊपर जो माल होगा, उस गाड़ी का जो भाड़ा होगा वो खुद आपको देना पड़ेगा, और उस सामान के अंदर एड्स हो जाएगा कि हमने जो सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लैपटॉप ऑर्डर किया,
कि हमारे कंपनी में, हमारे शॉप पर ये लैपटॉप इतने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए। जब वो आपके पास वो गाड़ी वाला लेकर आ रहा है और उस गाड़ी का खर्चा है, तो वो तमाम जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आप उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप उस लैपटॉप पर डिवाइड करके उसको बेच सकते हैं आराम से। फॉर एग्जांपल, मिसाल ना याद रखें कि आप ये जो फेरेट ऑन परचेस, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ये डायरेक्ट खर्चा होता है क्योंकि गाड़ी भाड़ा होता है। जैसे आप देखते होंगे, आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते होंगे ऑनलाइन, पिज़्ज़ा या इसी तरह बर्गर या बाकी चीज़ें जो बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो, कपड़ा भी हो सकता है या खाने की चीज़ें या इसी तरह कंपनी वगैरह की चीज़ें, तो जो आपके पास आता होगा तो गाड़ी का खर्चा जो है वो आप खुद तिरते होंगे। इसी तरह कैरेज कहते हैं उस चीज़ को कि फॉर एग्जांपल, जब आपने अपना माल अपने दुकान पर या शॉप पर बुला लिया, अब जब गाड़ी से वो माल उतार लिया गया, वहाँ से हो सकता है कि आदमी उठाकर अपने माल को आपके दुकान तक पहुँचाए, या किसी भी ज़रिए से गाड़ी से उतारने के बाद जो होता है ना, कुली वगैरह या बाकी जो होते हैं पर्सन वगैरह, वो आपके माल को आपके दुकान तक पहुंचा देते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उन तमाम का खर्चा आपको उस माल के अंदर ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख का लैपटॉप मंगाया, उसके अंदर आप देखते हैं तो गाड़ी वाला का जो खर्चा होगा या इसी तरह कूली वगैरह का खर्चा होगा हमारे दुकान तक पहुंचाने में, शॉप तक वो सामान पहुंचाने में, तो उन तमाम खर्चे को हम जोड़ कर लैपटॉप पर ऐड कर देंगे। और वो आपका मैटर है कि आप उस लैपटॉप को कितना में बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप किसी माल को, जब आपके पास आप माल ऑर्डर किए, तो आपके पास जो होगा वो खर्चा जो होगा वो डायरेक्ट होगा। एक मिसाल आपको आसान सा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ को ऑर्डर किया, अब जब वो चीज़ हमारे पास आता है तो अब उसके अंदर जो पैसा एड्स होगा, गाड़ी भाड़ा वगैरह, वो तमाम चीज़ें हमें ही अदा करना पड़ेगा और हम समझेंगे कि माल हमें इतना का पड़ा है। जैसे हमने कपड़ा का ऑर्डर किया, अब कपड़ा हमारे पास इतने रुपया का आया, लेकिन उसमें गाड़ी भाड़ा वगैरह ऐड करके हम कहेंगे कि ये माल हमें 20,000 का तो था, लेकिन जब गाड़ी भाड़ा वगैरह ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो है माल हो रहा है 15,000 का हो जा रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये माल हमें जो पड़ा है 10,000 का पड़ा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये माल जो हमें मिला है ये 15,000 का मिला है, क्योंकि गाड़ी भाड़ा वगैरह तमाम चीज़ें वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा और वो एक जगह इकट्ठा होकर आपको जो माल पड़ेगा टोटली 15,000 का पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, इसी तरह रेंट पैड, सैलरी पैड, इसी तरह इंश्योरेंस पैड, इसी तरह फ्रैट ऑन सेल, ये तमाम चीज़ें जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम हर दिन देखेंगे जब एंट्री को शुरू करेंगे, इसलिए आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब रेंट पैड करते हैं या इसी तरह सैलरी पैड करते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब हम अपने शॉप को शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हम वर्कर रख रहे हैं तो ऐसा होगा कि हम किसी एक सामान को सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक लैपटॉप सेल किया तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमने वर्कर रखे हैं उसका खर्चा एक ही लैपटॉप पर जोड़ दिया जाएगा कि भाई हमने अपने लिए वर्कर रखे वो हमारे कंपनी में काम करते हैं, तो इसके बदले तुम हमें इस लैपटॉप की कीमत जो है 15,000 है, तुम हमें इस लैपटॉप की कीमत 50,000 दो, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस तमाम चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में बहुत सारे सामानें हैं या इसी तरह आप रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, उन तमाम को तमाम चीज़ों पर डिवाइड कर दिया जाता है। आप अगर दुकान चलाते हैं या इसी तरह शॉप वगैरह या कंपनी वगैरह चलाते हैं तो आपको खुद समझ में आता होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज़ हम सेल करते हैं तो उस सेल पर ही सैलरी पैड या इसी तरह रेंट पैड का हम भाड़ा तमाम चीज़ों को जोड़कर उस शख्स से बेचते हैं कि भाई हमें भाड़ा भी देना पड़ रहा है, इसी तरह सैलरी वगैरह देना पड़ रहा है, इस सामान की कीमत 10 रुपये है तो तुम मुझे 10,000 रुपया दो क्योंकि मैंने वर्कर रखे काम करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर एक चीज़ पर हम डिवाइड कर कर उस सैलरी को, इसी तरह रेंट पैड वगैरह को जो है हम अदा करते हैं। इसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। आगे हम फिक्स एसेट के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आगे हम फिक्स एसेट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर, लॉन, इसी तरह मशीन वगैरह, ये जो तमाम चीज़ें होती है, इसी तरह फर्नीचर वगैरह, ये फिक्स एसेट होते हैं। हमने पीछे फिक्स एसेट के बारे में पढ़ा था, इसकी भी 2 किस्में पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक उस लेसन को भी नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। एक तरह से कंपनी का सामान होता है और कंपनी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती है। जब भी हम कंप्यूटर्स खरीदेंगे, इसी तरह लैपटॉप, इसी तरह मशीन, फर्नीचर या इसी तरह मोटर कार वगैरह, ये तमाम चीज़ें फिक्स एसेट के अंदर आ जाएगी और इसकी ग्रुप जो होगी वो फिक्स एसेट होगी। आगे हम डिपॉजिट एसेट के अंदर के बारे में पढ़ते हैं। शोरूम सिक्योरिटी, इसी तरह गोडाउन सिक्योरिटी। शोरूम सिक्योरिटी उसको कहते हैं कि हमने कहीं पर अपना गोदाम लिया तो उसके अंदर ऐसा होता है कि पहले हमें उसे डिपॉजिट देना पड़ता है, यानी
एक तरह से देखा जाए तो उसे एडवांस के तौर पर देना पड़ता है, ताकि जब हम अपना दुकान को खाली करें या इसी तरह अपने गोडाउन को खाली करें तो माल जो होगा वो हमारे पास वापस आ जाएगा। और जो शोरूम का मालिक होगा वो जो हमारा पैसा लिया होगा 20,000 30,000 जितना भी होगा साल का या महीने का, वो हमें जब हम उस गोडाउन को खाली करेंगे या इसी तरह शोरूम को खाली करेंगे तो जो पैसा हमसे जो वो एडवांस के तौर पर लिया होगा, जो डिपॉजिट के तौर पर लिया होगा, वो जब हम दुकान खाली करके जाने लगेंगे तो वो खुद ब खुद हमें आखिर साल में वो हमारा पैसा वापस कर देगा। डिपॉजिट एसेट जो है ये इसका ग्रुप होगा, गोडाउन इसी तरह शोरूम सिक्योरिटी वगैरह का जो ग्रुप होगा। इसी तरह बैंक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह, बैंक के अंदर ऐसा होता है कि आप रख सकते हैं कि भाई ये पैसा मैं आपके पास दे रहा हूँ, मुझे 1 साल के बाद चाहिए, बीच में मुझे नहीं लेना है, तो इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जो आप बैंक के अंदर जमा कर सकते हैं। इसका जो ग्रुप होगा ये डिपॉजिट होगा। इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम, इसी तरह इसका जो ग्रुप होगा रेंट रिसीव्ड, इसी तरह इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसी तरह कमीशन रिसिप्ट वगैरह। इसको हम अच्छी तरह जब एंट्री को शुरू करेंगे तो समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हम हमेशा जब टैली के अंदर एंट्री करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक तौर पर आपको जो नोट्स के शक्ल में जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, इससे आपको आगे परेशानी ना हो टैली के अंदर कि इसके अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, परचेस रिटर्न क्या होते हैं, इसके ग्रुप्स कैसे बनेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको शुरू के अंदर जो बेसिक के अंदर बताया जा रहा है वो आगे आपको परेशानी ना हो इसलिए बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन नंबर 16 के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं लेसन नंबर 17 के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।